हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान कलश में। आज हम लोग इन्वायरमेंटल एमसीक्यू से संबंधित जो है तीसरी क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले पहले दो क्लास डिस्कस कर चुके हैं जिसमें कई तरह के एमसीक्यू जो हैं डिस्कस हुए हैं और उनके डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन के साथ उनको डिस्कस किया है हमने। तो ये जो एमसीक्यू हैं आपके विभिन्न एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, चाहे सीयूईटी के एग्ज़ाम हो, चाहे एनईपी के तहत जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें जो को करिकुलर सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडी, तो उसका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण। ठीक है, तो इन्वायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो एमसीक्यूज हैं ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं इसका उच्चारण के साथ में आपको समझाते जाऊंगा हिंदी सहित। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सीवेज वाटर इज बाई। मतलब इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो सीवेज वाटर होता है, गंदा पानी होता है, सीवर का पानी होता है, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं, उनको अगर हटाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं। उसको क्या कहेंगे कि अगर गंदे पानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उस वह जो मेथड है उसको कहते हैं डिसइंफेक्शन। क्या कहते हैं? डिसइंफेक्शन। तो इसका सही उत्तर है डिसइंफेक्शन। ठीक है, कीटाणु शोधन कहते हैं हिंदी में। डिसइंफेक्शन जो होता है इसके लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है ना, जिसका सूत्र होता है Cl, क्लोरीन। और जो शहरों में, अगर आप शहर में रहे हैं, कभी भी गए होंगे घूमने भी, तो वहाँ का जो पब्लिक वाटर सिस्टम होता है, वहाँ जो पाइप्ड वाटर आता है पाइप के माध्यम से, उसका जो पानी है वह जो है क्लोरीन के माध्यम से ही क्या किया जाता है, डिसइंफेक्टेड किया जाता है। क्यों? क्यों क्लोरीन का ही प्रयोग करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए ज़्यादा? क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है, पहला तो वह सस्ता है ना, और प्रभावी भी है। तो सस्ता भी है और क्या है, प्रभावी भी है, इफेक्टिव भी है। ठीक है, इसमें एक शब्द दिया है एरेशन, है ना, इसको हिंदी में कहते हैं वायु मिश्रण। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि कोई भी लिक्विड है उसमें अगर आप एयर को क्या करा रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं, एयर का सर्कुलेशन करा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एरेशन कहते हैं, वायु मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो ये रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सीवेज वाटर इज बाय डिसइंफेक्शन, उसको डिसइंफेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है? बायोडिग्रेडेबल वह चीज होता है जो कि वायुमंडल में आप उसको छोड़ दें तो बैक्टीरिया आदि उसको नष्ट कर देते हैं। जैसे सब्जी का छिलका हो गया, ये सब आप अगर पर्यावरण में, वायुमंडल में, मतलब स्थल पर ऐसे ही बाहर फेंक दें तो कुछ समय के पश्चात वह अपने से ही खत्म होता जाता है। ठीक है ना। बायोडिग्रेडेबल को हिंदी में कहते हैं जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय, बायो मतलब जैव, डिग्रेडेबल मतलब निम्नीकरण मतलब नष्ट होना। और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होगा? अजैव निम्नीकरणीय, मतलब कि जो कि बैक्टीरिया आदि के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा नष्ट ना किया जा सके। तो ऐसे जो पदार्थ हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया, है ना, कांच हो गया, तो अगर ऐसे पदार्थों को आपको बर्न के माध्यम से, मतलब उनको जला करके नष्ट कर रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह है इंसीनरेशन। क्या है? इंसीनरेशन, भस्मीकरण कहते हैं हिंदी में। मतलब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अजैव निम्नीकरणीय सॉलिड वेस्ट है, ठोस कचरा है, उसको अगर आप जला करके नष्ट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंसीनरेशन करते हैं। आप लोग गांव में करते भी हैं, प्लास्टिक आदि को जला देते हैं। ठीक है, हालांकि उससे प्रदूषण भी होता है, पर ठीक है, तो इंसीनरेशन कहते हैं। ठीक है ना। इंडस्ट्री आदि में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है ना, जो वेस्ट है उनको क्या करने के लिए, वेस्ट टू एनर्जी भी जनरेट करने के लिए, सॉलिड वेस्ट से एनर्जी पैदा करने के लिए भी इंसिनरेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफॉरेस्टेशन इज कॉज्ड बाय। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? वनोन्मूलन। फॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? वनों को लगाना, पेड़ पौधों को लगाना। डिफॉरेस्टेशन मतलब जो पेड़ पौधे लगे हैं उनको
समाप्त करना। तो डिफॉरेस्टेशन किसके द्वारा होता है ना, क्यों होता है पूछ रहा है आपसे। पहला ऑप्शन देखिए, ओवर पॉपुलेशन एंड शिफ्टिंग ऑफ कल्टीवेशन। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों के रहने के लिए ज़्यादा जगह की जरूरत होगी घर बनाने के लिए, तो इसके कारण भी जो है डिफॉरेस्टेशन होता है। शिफ्टिंग ऑफ कल्टीवेशन है ना, स्थानांतरित कृषि एक होती है जिसमें कि जो जनजातीय लोग हैं वो एक स्थान पर खेती करते हैं, फिर वहाँ की उपजाऊ क्षमता समाप्त हो जाती है तो दूसरे जगह के पेड़ पौधों आदि को काट के वहाँ पे कृषि करने लगते हैं, तो इसके कारण भी डिफॉरेस्टेशन होता है। दूसरा ऑप्शन, द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फ्यूल इज अनदर रीजन। मतलब क्योंकि हम वनों के द्वारा लकड़ियां आदि प्राप्त करते हैं, उनका भी प्रयोग फ्यूल के रूप में करते हैं, है ना। जनजातियां आदि जो जंगलों आदि में रहते हैं वो ज़्यादातर लकड़ी का ही प्रयोग करते हैं, तो अगर लोगों की संख्या बढ़ेगी तो फ्यूल की डिमांड भी बढ़ेगी, और फ्यूल की डिमांड बढ़ेगी तो पेड़ पौधे ज़्यादा काटेंगे तो उससे डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा। ओवर ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट फायर, है ना, अगर पशु ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग करते हैं तो वो उगने वाले पौधों को ही खा लेंगे, तो वह पौधा जो बड़ा होकर पेड़ बनता वो बड़ा ही नहीं हो पाएगा। दूसरा, फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाती है तो उससे भी बहुत सारा वन या वृक्ष जो है नष्ट हो जाते हैं जिससे डिफॉरेस्टेशन होता है। मतलब ये जितने भी दिए हुए हैं सारे ही डिफॉरेस्टेशन के कारण हैं, इनके कारण डिफॉरेस्टेशन होता है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो डी है, ऑल ऑफ द एबव जो है डिफॉरेस्टेशन के कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। डॉट इज एन एलेक्सर ऑफ लाइफ। एलेक्सर मतलब क्या होता है, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में गलत कर रहा हूं तो समझ समझ लीजिए, है ना, प्रोनाउंसिएशन सीख लीजिएगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए क्या मतलब है उसका। तो इसका मतलब होता है अमृत। हिंदी मतलब क्या होता है इसका, अमृत होता है। तो इनमें से कौन सा जो है जीवन के लिए क्या है, अमृत है ना। तो इसका जो सही उत्तर है, जैसे फायर जो है ना, फायर के ऐसा तो है नहीं कि फायर के बिना जीवन पहले था ही नहीं, है ना। फायर के पहले तो हम कंदमूल आदि खा लेते थे, है ना, बिना भूंजे हुए खा लेते थे, लैंड, है ना। अब अब सोचेंगे तो लैंड भी जरूरी है जीवन के लिए, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वह बी है, वाटर है। ऐसे तो एयर भी जरूरी है ना, लेकिन ये इस हिसाब से है कि जो वाटर है ना, जीवन की जो सबसे पहले उत्पत्ति हुई है वो कहाँ हुई है, जल में हुई है, समुद्र में हुई है। उसके बाद जो है जीवन कहाँ आया है, स्थलीय भाग में आया है। तो इस हिसाब से जो है वाटर जो है वो अमृत है हमारे लिए, या जीवन के लिए क्या है, अमृत है। ठीक, ये याद रखिएगा, वाटर इज एन एलेक्सर ऑफ लाइफ। है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीज। मतलब कि अगर वनों को काट दिया जाए या वनों को समाप्त कर दिया जाए, जिसको कहते हैं वनोन्मूलन, उससे क्या घटता है, वनोन्मूलन से क्या घटेगा, क्या घटेगा, ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है कि अगर आप पेड़ पौधे काटते हैं तो क्या घटता है। सोइल इरोजन, कल इसके पहले वाली क्लास में बात किए थे सॉइल इरोजन पे, मतलब मृदा का क्षरण होना, मृदा अपरदन होना। तो सॉइल इरोजन क्या होगा, जब पेड़ पौधे को हटा देंगे, आप काट देंगे तो सॉइल इरोजन बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि पेड़ पौधे मिट्टी को पकड़े रहते हैं, पेड़ पौधों को काट देंगे तो वो ढीला हो जाएगा, मिट्टी छूट जाएगी तो उसका इरोजन होने लगेगा। सूखा, पेड़, इसके पहले क्लास में बता चुके हैं कि सूखा जो है, पेड़ पौधे क्या है, वर्षा को आकर्षित करते हैं, बादलों को आकर्षित करते हैं जिनके कारण बारिश होती है। तो अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा। तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, पेड़ पौधों के कटने से सूखा भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। तो पेड़ पौधे जो है तापमान को भी संतुलित बनाए रखते हैं, संतुलन करते हैं। तो अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग भी क्या होगी, बढ़ेगी। रेनफॉल, तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो क्या वर्षा ज्यादा होगी, नहीं, वर्षा क्या होगी, कम होगी। तो डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीज, मतलब डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या घटता है, तो रेनफॉल घटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज, मतलब पृथ्वी पर जो पानी है वो कितना है, कितना वॉल्यूम है ना, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर। क्यूबिक किलोमीटर मतलब किलोमीटर क्यूब, बिलियन मतलब
1 बिलियन मतलब 1 अरब, तो 1.4 अरब क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है। अगर एग्जैक्ट फिगर देखेंगे तो होता है 1.386 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर, ठीक है। तो ये तो एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, इसमें अब क्या सोचना है समझना है। इसमें ये समझ लीजिए, ये तो समझ में आ गया, बिलियन मतलब क्या होता है, 1 अरब होता है। अगर मान लीजिए कोई बिलियनियर हो गया, उसको अरबपति को बिलियनियर कहते हैं, ठीक है ना। तो 1 क्यूबिक जो किलोमीटर है, यह होता है 1 क्यूबिक किलोमीटर जो वाटर होगा, यह कितना होता है, यह होता है 264 बिलियन गैलन, मतलब 264 अरब गैलन जो है वह कितना होगा, 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर क्यूब वाटर कितना होगा, 264 बिलियन गैलन होगा, ठीक है। अब इसमें एक शब्द आ गया गैलन, है ना। तो 1 गैलन बराबर क्या होता है, अगर यूएस मात्रक के अनुसार देखेंगे तो 1 गैलन लिक्विड अगर कोई है तो उसका मतलब होता है 3.785 लीटर, ठीक है। तो अगर ये सब नहीं याद करना चाहे तो कम से कम इतना याद रखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर, और ये वाला याद कर लीजिए 1 गैलन कितना होता है लीटर, है ना, 3.785 लीटर, ठीक। यूएस के अनुसार, यूएस, अब जैसे यूके का अलग मात्रक होता है तो उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, बिंदी डैश ऑफ द अर्थ सरफेस इज फिल्ड विथ वाटर, मतलब पृथ्वी का कितना, मतलब पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जो है पानी है। तो ये कक्षा 5-6 से पढ़ते आ रहे हैं हम, है ना। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, डी है। 71% भाग पे क्या है, पानी है, बाकी 29% भाग पे क्या है, लैंड है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश ऑफ वाटर इज फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फ्रॉम द टोटल अवेलेबल वाटर, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन जो है इसके पहले वाले या उसके पहले वाली क्लास में, फर्स्ट क्लास, इसके पहले वाली क्लास में हम लोग किए थे, जिसमें हमने पूरा जो पानी है उसका देखा था कि कितना कितना जो पानी है, 71% जो वाटर है, उसमें से हमने देखा था कि अगर इस 71% का जो 98% है, 71% जो है इसका, जो 98% वाटर है ना, अगर इसको 100 मान लें आप, तो 98% क्या है, साल्ट वाटर है। केवल 2% जो था वो क्या था, फ्रेश वाटर था, ठीक है? और यह भी जो 2% फ्रेश वाटर था, इसका 87% क्या है, आइस है, बर्फ है। 12% ग्राउंड है, ग्राउंड वाटर के रूप में, और 1% क्या है, रिवर और लेक्स में है। तो ये जो फ्रेश वाटर है ना, इस फ्रेश वाटर का भी हमारे पास जो पीने योग्य है मानव के लिए, वो कितना है, 0.3% जो है अवेलेबल है ना, मतलब यूज कर सकते हैं हम, इसी को यूज करते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, 0.3%, ठीक है। तो डैश ऑफ वाटर इज फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फ्रॉम द टोटल वाटर अवेलेबल इज 0.3%, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। ये वाला जो डिटेल में है इसका हमने पहले क्लास में देख कर चुके हैं, तो इसको आप जाके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, बॉटनिकल सर्वे जो है वह कहाँ पे स्थित है भारत में, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस जगह पे स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, कोलकाता में, ठीक है ना। ये इसकी स्थापना कब हुई थी, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 13 फरवरी 1890 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कोलकाता में हुई थी। अब तो ये किस काल में, अंग्रेजों के काल में बनाया गया, 1890 तो अंग्रेजों का काल है, कोलकाता में हुई थी। अब ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो यह मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, है ना, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया आता है। इसके जो पहले डायरेक्टर थे वह थे सर जॉर्ज किंग। ये भी पूछा जा सकता है कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर कौन थे, तो वो थे सर जॉर्ज किंग, पहले डायरेक्टर थे, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि अंग्रेज हैं।
है। अगला जो क्वेश्चन है, द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन ईयर। तो अभी आपको बताए हैं कि 1890 में 13 फरवरी को स्थापित हुआ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता रहा है, पूछा जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द प्लांट। मतलब प्लांट में कितना पानी उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह डी है। 80 to 90% जो है प्लांट में क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, हमारे शरीर में ह्यूमन में कितना पानी होता है, लगभग 60% के आसपास होता है। फिश जो होती है, फिश, उसमें 80% के आसपास। ये हर एक फिश में अलग अलग होता है, लेकिन ये एवरेज बता रहा है 80% के आसपास। प्लांट में 80 to 90% हो गया। एनिमल जो बॉडी होती है, एनिमल बॉडी में लगभग 65% के आसपास क्या होता है, वाटर। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए। ऑफ द टोटल रेनफॉल्स, डैश ऑफ रेनफॉल ऑन द सी। मतलब इसमें आपसे यह पूछ रहा है कि टोटल जितनी भी बरसात होती है पृथ्वी पर, उसमें से कितनी बारिश जो है वो समुद्र में होती है ना। पृथ्वी पर तो स्थलीय भाग भी है, समुद्री भाग भी, तो जो टोटल बारिश होती है उसमें कितना जो बारिश है, कितना परसेंटेज है, वो कहाँ पे होता है, समुद्री भाग में होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है 77%। बारिश जो है वो कहाँ होती है, समुद्री क्षेत्र में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऑफ वाटर वेपराइजेस फ्रॉम सी सरफेस। मतलब इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो समुद्री क्षेत्र है, जितना भी भाग है, उस पे से जो वेपर है, वाष्प जो है उत्सर्जित होता है या वाष्पीकरण होता है, वो जो टोटल वाष्पीकरण है। अब वाष्पीकरण कहाँ से होगा, जलीय क्षेत्र से होगा। तो बहुत सारी नदियां भी हैं, बहुत सारे तालाब भी हैं, बहुत सारे झील भी हैं, समुद्र भी हैं। तो जो भी जलीय क्षेत्र है वहां से वाष्पीकरण होता है। तो इस जलीय क्षेत्र से जो वाष्पीकरण होता है, तो इनमें से जो समुद्र वाला जलीय क्षेत्र है, वो टोटल वाष्पीकरण का कितना वाष्पीकरण समुद्री क्षेत्र से होता है, यह आपसे पूछ रहा है। इसका जो सही आंसर है वो है 54%। मतलब अगर टोटल 100% वाष्पीकरण हो रहा है जलीय क्षेत्र से, तो उसका 54% कहाँ से हो रहा है, समुद्री क्षेत्र से वाष्पीकरण हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स विच रेगुलेट अवर क्लाइमेट। मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा वह प्राकृतिक संसाधन है जो हमारे जलवायु को क्या करता है, रेगुलेट करता है। मतलब जलवायु को प्रभावित करता है, उसको नियंत्रित करता है। रेगुलेटर होता है ना, गैस में लगा हुआ होता है, उससे आप रेगुलेट करते हैं गैस की कितनी ज़्यादा मात्रा जाए और कितनी न जाए, है ना। तो कौन रेगुलेट करता है, तो इसका जो सही आंसर है वह है फॉरेस्ट रिसोर्सेस। ठीक है, जो वन क्षेत्र है वह जलवायु को रेगुलेट करते हैं। कैसे, क्योंकि वन क्षेत्र जो है ना, वो कार्बन को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, कार्बन सिंक की तरह कार्य करते हैं। तो कार्बन सिंक की तरह कार्य कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब, क्योंकि कार्बन एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन जब एक ग्रीन हाउस गैस है, तो कार्बन ग्रीन हाउस गैस होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग करती है। जब ग्लोबल वार्मिंग करेगी तो जलवायु परिवर्तन होगा, है ना। तो क्लाइमेट चेंज होगा। तो क्लाइमेट चेंज होगा तो उसको रेगुलेट करने के लिए कौन महत्वपूर्ण है, पेड़ पौधे महत्वपूर्ण है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए, क्योंकि वो कार्बन को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन को ही तो यूज करते हैं पेड़ पौधे। ठीक है, और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करते हैं, और ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स क्या है, फॉरेस्ट रिसोर्स। अगला क्वेश्चन, डैश ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, इंडिया जो है, यहाँ पे इंडिया टोटल वर्ल्ड का जो लैंड है वो कितना है, 2.4%। मतलब टोटल पृथ्वी पे जितनी भी स्थलीय भाग है उसका 2.4 भाग कहाँ पे है, भारत में है। ठीक है, और जो फ्रेश वाटर है टोटल पूरे पृथ्वी पर, उसका कितना भाग है, 4% जो है वो कहाँ है, फ्रेश वाटर कहाँ पे है, इंडिया में। तो टोटल लैंड कितना है, 2.4%, और टोटल फ्रेश वाटर कितना है, 4%।
इस फ्रेश वाटर का कितना जो है इंडिया में एग्रीकल्चर क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, वह आपसे पूछ रहा है। इसका जो सही आंसर है वह क्या है, सी है, 83% जो है। हम इस 4% का 83% जो है, मतलब 4% का 83% जो है आप किसमें यूज करते हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यूज करते हैं। ठीक है। भारत में जो प्रतिवर्ष वर्षा होती है वह कितना होती है, वह जो वर्षा है वह लगभग 4000 अरब या बिलियन मीटर क्यूब, 4000 अरब अरब मीटर क्यूब होती है। यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में प्रतिवर्ष कितनी बारिश होती है, तो 4000 अरब मीटर क्यूब बारिश होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, Which is the first state in India to make rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the across the state? इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे कि वाटर हार्वेस्टिंग है ना, वाटर को कैसे सुरक्षित किया जाए, इसके लिए बात किए थे हम कि जैसे पहले जो नल आदि बनते थे है ना, जो सरकार नल लगवाती थी उसके पास एक गड्ढा खुदवा के उसमें एक तरीके का स्ट्रक्चर बनवा देती थी जिससे कि पानी जो एक्स्ट्रा पानी है वो उसी गड्ढे में जाए, वही वाटर हार्वेस्टिंग है। तो भारत में एक स्टेट है, उसने जो भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं उस स्टेट में, चाहे कोई भी घर बनवाए, चाहे सरकारी मकान हो या फिर जो प्राइवेट लोग बना रहे हैं, उनके लिए कंपलसरी कर लिया है कि वो घर के आसपास एक सोखता गड्ढा बनवाएं। जैसे बारिश का पानी है, छत से पाइप के माध्यम से उसी गड्ढे में जाए। इससे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज होगा। ठीक है। जैसे आपका फ़ोन का बैलेंस चुक जाता है तो आप खत्म हो जाता है तो रिचार्ज कराते हैं, तो ऐसे ज़मीन के भीतर के ही पानी को तो निकाल के पी रहे हैं हम लोग, तो अगर वो ख़त्म हो गया तो उसको रिचार्ज भी तो करते रहना है, तो वही वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। ये कौन सा स्टेट है, यह है तमिलनाडु, एकमात्र राज्य है जिसने कंपलसरी किया। अब सोचिए, स्थिति यह है इस समय पे कि यह कार्य हर एक राज्य को करना चाहिए, लेकिन आप लापरवाह हैं। बाकी और सब काम के लिए टाइम है स्टेट के पास, लेकिन इसके लिए कानून नहीं बना सकते हैं कि हर एक जो स्ट्रक्चर है उसमें कंपलसरी कर दिया जाए। क्या जाता है, एक गड्ढा ही तो खुदवा के उसमें कुछ स्ट्रक्चर बनवा देना है, पर नहीं, काम की बात है, क्यों करेंगे। अगला जो है इसमें क्वेश्चन आपके पास है 37 क्वेश्चन है, वह है कि रेन वाटर इज रिफर्ड एज, रेन वाटर को और क्या कहते हैं। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, देखिए अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, जमीन के भीतर पानी, तो वह तो रेन वाटर है नहीं। पोर्टेबल वाटर क्या होता है, पोर्टेबल वाटर का मतलब ये होता है जो बाटल बंद आप पानी आजकल यूज कर रहे हैं विभिन्न कंपनियों का, वो क्या करती हैं, वाटर को फिल्टर करती हैं, क्लीन करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाती हैं, कुछ मिनरल आदि ऐड करती हैं, तो वो पोर्टेबल वाटर कहलाता है। नदी का पानी तो जानते हैं, तो जो पलार पानी है इसी को क्या कहते हैं, रेन वाटर। ये कहाँ का शब्द है, यह राजस्थान में प्रयोग किया जाता है ना। जो प्यूरेस्ट वाटर है उसके लिए शब्द है पलार पानी, और रेन वाटर को प्यूरेस्ट वाटर फॉर्म माना जाता है, इसीलिए पलार पानी रेन वाटर के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये डे वाला जो है ना, इन्वायरमेंट में कई सारे डे हैं वो आते हैं, तो इसको ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। तो वर्ल्ड वाटर डे जो है अभी हाल ही में मनाया गया है 22 मार्च। ठीक है ना, तो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार 1993 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा क्या है, मनाया गया था। ठीक है। इस बार जो वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया है 2023 का, इसकी थीम क्या रही थी, थीम भी पूछा जाता है, एक्सीलरेटिंग चेंज, यही थीम है। तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपसे कई सारे ऑप्शन दे करके कि वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या थी। इसकी थीम क्या थी, एक्सीलरेटिंग चेंज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाटर स्कार्सिटी इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू, मतलब जो पानी का संकट है, पानी की जो कमी है ना, वह किस कारण से होती है, यह आपसे पूछ रहा है। इसका सही आंसर जो है वह है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। देखिए पृथ्वी पर इतना पानी है कि वह नॉर्मली सबके उपयोग को पूर्ण कर सकता है। जैसे गांधी जी का एक कोट भी है कि पृथ्वी पर इतना संसाधन है कि वह सबके
आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है। लेकिन अगर कोई लालची व्यक्ति है ना, जिसके मन में लालच है, वह सारे संसाधनों को प्रभुत्व करना चाहता है, तो एक लालची व्यक्ति के लिए उसके लालच को पूर्ण करने के लिए संसाधन जो पृथ्वी का है वो क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा, ऐसा गांधी जी ने कहा था। तो वही है कि पृथ्वी पर इतना वाटर है कि लगभग सबके जरूरत के लिए पूर्ति हो सके, लेकिन जो फ्रेश वाटर है उसका हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं ना, जरूरत से ज्यादा प्रयोग करते हैं, है ना। मतलब जो ग्राउंड वाटर है ना, बोर अगर हमारे घर में है तो हम किसी भी काम के लिए उसको चला देते हैं तो बंद करना भूल जाते हैं, है ना। नल जहाँ पे एक जग पानी की जरूरत है वहां हम कई लीटर पानी बहा देते हैं, तो ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन है, क्योंकि जो फ्रेश वाटर एक बार ग्राउंड वाटर से निकल रहा है उसको फ्रेश होने में बहुत समय लगता है, वो फिर रिस रिस कर जमीन के भीतर जाता है छन छन कर, तब वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन जो है वाटर स्कार्सिटी को मेन काज कहते हैं, मेन कारण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स बिकॉज, मतलब जो पानी है वह एक नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत है, क्यों? नवीकरणीय का मतलब क्या होता है कि जो फिर से, जो मतलब समाप्त ना हो पहली बार, और अगर आप उसको खर्च कर रहे हैं तो वो फिर से बनता जाएगा, मतलब समाप्त नहीं होगा, वो फिर से नवीकरणीय हो जाएगा, नवीकरण उसका होता रहेगा। लेकिन अनवीकरणीय क्या होते हैं, अगर एक बार समाप्त हो गया तो फिर तैयार होने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, जैसे कोयला। तो पानी क्यों नवीकरणीय संसाधन है? क्यों? क्योंकि एक जल चक्र होता है। जल चक्र क्या होता है कि जैसे कोई भी जलीय क्षेत्र है, वहां सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वहां का जो पानी है वो वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकृत होकर दूसरी जगह हवाओं के साथ पहुंचता है, वहां पे बादल बनता है, फिर उस स्थलीय भाग पे बारिश हो जाती है, फिर इस स्थलीय भाग से पानी बह के इस जलीय भाग में आ जाता है, फिर वाष्पीकरण होगा, फिर बादल बनेगा, फिर, तो ये एक चक्र है जो चलता रहता है, इसी को जल चक्र कहते हैं। तो जो पानी आप, या बारिश का पानी है ना, जो आप मतलब अपने घर से भी मान लीजिए आप किसी स्थान पर बहुत सारा जो है पानी इकट्ठा हो रहा है, तो वो एक जल चक्र के माध्यम से सिस्टम चलता रहता है, इसीलिए। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, इट इज रिन्यू एंड रिचार्ज थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, मतलब जल चक्र के द्वारा जो है यह रिन्यू हो जाता है, नवीकरणीय हो जाता है और रिचार्ज होता रहता है, इसीलिए वाटर क्या है, एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लड इज कॉज्ड मेनली ड्यू टू, मतलब जो बाढ़ है वो किस कारण से प्रमुखतः आती है? तो देखते हैं, डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल, अगर आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ पौधों वनों को काट देंगे तो बाढ़ आएगी, सही बात है। माइनिंग एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा खनन का कार्य कर रहे हैं, औद्योगिकरण कर रहे हैं, तो शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा, और शहरीकरण जब बनता है तो वहां पे जब पूरा शहर जो है सीमेंटेड हो जाता है, वहां पे मिट्टी नहीं रहती, तो जब सीमेंटेड है तो पानी बरसेगा भी तो कहाँ जाएगा, रिस्क सीमेंट में तो जाएगा नहीं, है ना, फर्श से पानी तो रिस्क जाएगा नहीं। अगर आप वहाँ शहरों में सही व्यवस्था नहीं करेंगे तो वहां पे बाढ़ आती रहेगी, इसीलिए आप देखते हैं कि सिटी में बाढ़ आती ही रहती है आसपास, अगर कोई नदी जा रही है, या कहीं कहीं तो सिटी जैसे बॉम्बे आदि में देखते हैं आप, बारिश होती है पानी एकदम भर जाता है, क्यों? क्योंकि सीवर सिस्टम हमारा अच्छा नहीं है ना, नालियां हमने बनाई हैं लेकिन उस पे भी लोग कब्जा कर लेते हैं, है ना, मार का चढ़ा उसी में, ना तो बंद नालियां हैं, उसी में पॉलीथीन आज डाल देते हैं तो जाम हो जाती है नाली, जब बारिश हुआ तो पूरा पानी जो है फैल जाता है, बाढ़ आ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग होगा तो जो बारिश है ना उसका जो चक्र है वो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग ही जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज पर फोकस करेगी, क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा देगी, और क्लाइमेट चेंज के कारण जो है बारिश जो है, जल का जो चक्र है वह डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे आप कहते थे ना 4 महीने गर्मी, 4 महीने ठंडी, 4 महीने बारिश, तो वह जो चक्र है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो बारिश कभी भी होगी, ज़्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, तो उसके कारण भी बाढ़ आती है। तो इसका जो सही आंसर है वह डी है, सारा ही होगा फ्लड का कारण। अगला जो क्वेश्चन है वह है, ड्रोट अकर्स व्हेन रेनफॉल इज लेस देन, मतलब सूखा कब आता है
मतलब अगर कितना बारिश हो कि उसको सूखा आने की संभावना है, कितना बारिश हो, जो नॉर्मल किसी जगह पर जितनी नॉर्मल या सामान्य बारिश होती है उससे कितना कम बारिश हो जाए कि उस स्थान पर सूखा आ सकता है, तो वह 25 से 50% ऑफ रेनफॉल में अगर कमी आती है किसी स्थान पर, जितनी भी सामान्यतः बारिश होती है अगर उससे 25 से 50% कम बारिश हो जाए तो वहां पे सूखा आने की क्या है, संभावना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लैक ऑफ फूड इन अ रीजन इज कॉल्ड, अगर किसी क्षेत्र में लंबे समय तक, काफी समय तक जो फूड है उसकी कमी हो जाए, खाद्यान्न जो है, गेहूं है, चावल है, खाने की जो भी चीजें अगर उनकी कमी है तो उसको, उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो उस स्थिति को कहते हैं फैमीन। ठीक है, अकाल। ठीक है, अकाल जब पड़ता है उसको क्या कहते हैं कि काफी समय तक जो है, लॉन्ग टाइम या लॉन्ग टर्म में जो है फूड ग्रेन्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, उसको अकाल कहते हैं। और ये क्यों होता है, इसका महत्वपूर्ण जो कारण है वह क्या है, सूखा ही है। क्यों, सूखा होने के कारण आप वहाँ पे खेती आदि, लंबे समय तक अगर सूखा पड़ गया है तो कोई भी खेती नहीं होगी, जिससे कोई भी अन्न नहीं उपजेगा। जब कोई अन्न नहीं उपजेगा तो क्या हो जाएगा, फूड की कमी हो जाएगी और वही क्या हो जाएगा, अकाल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेम द ट्री विच इज यूज टू लोअर द वाटर टेबल ड्यू टू एक्सेसिव ट्रांसपीरेशन। एक शब्द होता है वाष्पीकरण और एक होता है वाष्पोत्सर्जन। जो वाष्पीकरण है यह जलीय स्रोतों से होता है, चाहे वह तालाब हो, चाहे समुद्र हो, चाहे नदी हो, तो वहां पे सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य के तापमान के कारण पानी भाप में बदलता है और ऊपर उठता है, उसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। जो वाष्पोत्सर्जन है वो किससे होता है, पौधों की पत्तियों से होता है, पेड़ पौधों से होता है, उसको वाष्पोत्सर्जन। तो ट्रांसपीरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन होता है। तो आपसे पूछा गया है वह कौन सा पेड़ है जो जो जल स्तर है उसको कम कर देता है, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा वाष्पोत्सर्जन करता है। तो आप लोगों ने ये सुना भी होगा गांव में कि जो यूकेलिप्टस का वृक्ष है, या भारत का पेड़ नहीं है, इसको भारत का पेड़ नहीं है, बाहर से लाया गया था। तो यूकेलिप्टस जो है एक ऐसा वृक्ष है जो बहुत ज्यादा वाष्पोत्सर्जन करता है, और जहाँ पे ये बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं वहाँ का जो वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर है, वो क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि ज्यादा ज्यादा वाष्पोत्सर्जन करते हैं ये वृक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डैश आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। यह जो कथन है, यह कथन किसका है, जवाहरलाल नेहरू का है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि डैम्स जो हैं, जो डैम बनाए जा रहे हैं भारत में, वो टेम्पल है मॉडर्न इंडिया के, मतलब आधुनिक भारत का जो मंदिर है उसको किसको कहा है उन्होंने, डैम को कहा है। ठीक है, नेक्स्ट, द मेजर प्रॉब्लम इज कॉज्ड बाय अप स्ट्रीम। ये समझिए क्या है अप स्ट्रीम। देखिए, जब डैम बनाया जाता है ना, तो मान लीजिए ये नदी है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ऐसे प्रवाहित हो रही है। अब डैम बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे एक दीवार खड़ी कर देंगे। ठीक है, और इसमें कई गेट लगा देते हैं जिससे थोड़ा थोड़ा पानी क्या हो, अपने अनुसार छोड़ते रहें। तो ये दीवार बना दिया, ठीक है, पानी रोक लिया बहुत सारा, यहाँ पे खूब सारा पानी क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो नदी अभी इतनी चौड़ाई में बह रही थी, अब उसका पानी इस क्षेत्र में इधर इकट्ठा हो जाएगा। तो ये वाला जो भाग है इधर, जैसे यहाँ से नदी ऐसे जा रही है, तो इसको क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम कहते हैं यहाँ पे, और इधर क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि अप स्ट्रीम में अगर डैम डैम बनाया जा रहा है तो अप स्ट्रीम के कारण इस वाले क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो अप स्ट्रीम के कारण क्या समस्याएं होती हैं, तो पहला है, देखिए इसमें क्या है, ट्राइबल पीपल गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर नेटिव होम्स। मतलब कोई नदी जो है वह ज्यादातर जंगली क्षेत्रों से होकर गुजरती है, तो नदी के आसपास बहुत सारे जंगल होते हैं, जंगलों में ट्राइबल लोग होते हैं, जनजातीय लोग होते हैं। तो जब यहाँ पे मान लीजिए आपने डैम बना दिया और ये अप स्ट्रीम में पानी फैल गया, तो इसके आसपास जो जनजातीय लोगों का घर था वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो उनको डिस्प्लेस होना पड़ेगा, इस जगह से कहीं और जाना पड़ेगा, तो उनके लिए समस्या ही नहीं है, उनका घर छिन गया। दूसरा, द फ्लोरा एंड फोना गेट डिप्लीटेड। डिप्लीटेड मतलब नष्ट होना। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, फोना मतलब जीव जंतु।
तो यहाँ जब पानी भर जाएगा तो जो पेड़ पौधे हैं, जो जीव जंतु हैं, वो भी तो खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, ब्लीडिंग ऑफ वेक्टर्स एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज टेक प्लेस। मतलब अगर इस क्षेत्र में पानी भर गया है तो जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, वो नष्ट होंगे और नई तरह तरह के यहाँ पे जो है मतलब बीमारियां जो हैं क्या होंगी, उत्पन्न हो सकती है। तो ये सारे जो आपको समस्याएं दी गई हैं, ये सारे ही अपस्ट्रीम में प्रॉब्लम होती है डैम बनाने से। ठीक है, तो इस वाले भाग में ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है, डैश डैम इज सिचुएटेड इन रीजन ऑफ हाई सिस्मिसिटी। सिस्मिसिटी मतलब क्या होता है, भूकंपीय क्षेत्र। मतलब कौन सा ऐसा डैम है जो ऐसे क्षेत्र में स्थित है कि जहाँ पे ज्यादा भूकंप आने की संभावना है। ठीक है, तो इसमें एक एक डैम को देखते हैं, पहले वो स्थित कहाँ तो है। पहला जो डैम है वह है सरदार सरोवर डैम। ठीक है, तो ये जो सरदार सरोवर डैम है कहाँ पे स्थित है, यह स्थित है गुजरात में। ठीक है, फिर दूसरा जो डैम है नागार्जुन सागर डैम, यह कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। भाखरा नांगा डैम कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और जो टेहरी डैम है कहाँ पे है, उत्तराखंड में स्थित। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो भारत में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिस्मिसिटी वाला क्षेत्र है वह कौन सा क्षेत्र है, वह है हिमालय का क्षेत्र, ये हिमालय वाला, है ना। ठीक है, डिटेल में अगर आपको देखना है तो भूकंप मैंने पढ़ाया हुआ है, उसकी वीडियो अवेलेबल है, आप जाके वहां देख सकते हैं। तो ये जो हिमालयी क्षेत्र है सबसे ज्यादा भूकंप आता है ना, अन्य क्षेत्रों की तुलना में। तो पहले तो यहाँ पे अब आप इलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन कौन सा इसमें जो डैम बना है वो हिमालय क्षेत्र के आसपास बना है। तो गुजरात हिमालय में नहीं है, ये भी नहीं है। आंध्र हिमालय में नहीं है। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है वो कहाँ पे स्थित है, हिमालय में स्थित। ठीक है, इन दोनों में से एक हो सकता है। इसमें भी जो उत्तराखंड है, यह जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा हाई सिस्मिसिटी जोन में आता है। तो इस तरह से जो टेहरी डैम है वह सबसे ज्यादा हाई सिस्मिसिटी जोन में स्थित डैम है। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश भी है सिस्मिसिटी जोन में, लेकिन उतना हाई नहीं है। गुजरात में भी भूकंप आता है लेकिन उतना हाई नहीं है। ठीक है, भूकंप तो कहीं भी आ सकता है, लेकिन जो हाई सिस्मिसिटी है वो उत्तराखंड की है। अभी आपने देखा जोशीमठ जो कि उत्तराखंड में स्थित है, वहां पे दरारें आदि पड़ रही थी। तो वो क्यों पड़ रही हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह पे स्थित है जहाँ पे भूकंप आदि आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, उत्तराखंड होगा। ठीक है, मतलब टेहरी डैम होगा, हाई सिस्मिटी जोन में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, पहले उसके पहले इसको इरेज कर देते हैं, इससे दिखाई दे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डैम इज द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। ठीक है, लार्जेस्ट डैम। इसमें हम लोग कई फैक्ट सीखेंगे कि देखिए सार सबका नाम बता चुके हैं। उत्तराखंड में स्थित है टेहरी डैम। सरदार सरोवर डैम कहाँ स्थित है, गुजरात में। भाखरा नांगल कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना, और नागार्जुन सागर कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। अभी हम लोग इसमें देखेंगे बहुत सारी चीजें, फैक्ट कुछ। तो इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो कौन सा डैम है वो सबसे लार्जेस्ट है। तो सबसे लार्जेस्ट जो डैम है वह है भाखरा नांगल डैम, सबसे लार्जेस्ट। ठीक है ना, इंडिया का लार्जेस्ट डैम। भाखरा नांगल किस नदी पर स्थित है, वह नदी जो है वह है सतलज नदी, जहाँ पे स्थित है। अगला जो डैम है देख लेते हैं इसके बारे में, तेहरी डैम, जो कि कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है ना, भागीरथी नदी पर स्थित है। और यह जो टेहरी डैम है ये कैसा डैम है, हाईएस्ट डैम। कैसा डैम है, हाईएस्ट डैम, मतलब सबसे ऊंचा डैम जो है भारत का और पूरे एशिया का सबसे ऊंचा डैम कौन है, टेहरी डैम है। ठीक है, कौन सी नदी पर, भागीरथी नदी पर। कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। हाईएस्ट ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट कौन है, भाखरा नंगल। अगला जो डैम है के बारे में हमको जानना है वह है हीरा कुंड।
हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? महानदी नदी पर स्थित है। और यह लॉन्गेस्ट डैम है। लॉन्गेस्ट मतलब जो लंबाई है इसकी, मतलब जो नदी पे ये जो ऐसे दीवार की तरह बना देते हैं हाँ, वो उसकी जो लंबाई है वो सबसे ज्यादा है हीराकुंड डैम की, है ना। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में, और महानदी नदी पर स्थित है। लॉन्गेस्ट हीराकुंड, हाईएस्ट भागीरथी, लार्जेस्ट भाखरा नंगल, और एक है और ओल्डेस्ट। जो ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है, वह है कल्लनाई। कल्लनई जो है यह सबसे क्या है? पुराना है। और यह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। और कब बनाया गया? ओल्डेस्ट है तो कब बनाया गया? 100 BC से लेकर के 100 AD के बीच में, मतलब 100 ईसा पूर्व से लेकर के 100 ईसा बाद के बीच में बनाया गया। तो ओल्डेस्ट है कल्ला नई, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो ओल्डेस्ट हो गया कल्लनई, तमिलनाडु, कावेरी नदी पर। जो लॉन्गेस्ट है वो हीराकुंड है, उड़ीसा में, महानदी पर। जो हाईएस्ट है वो टेहरी डैम है, भागीरथी नदी पर, उत्तराखंड में। और भाखरा नंगल जो है सतलज नदी पर, यह कैसा है? लार्जेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच नेचुरल फैक्टर काज ड्रोट, मतलब कौन सा प्राकृतिक कारण है जिसके कारण सूखा होता है? तो इसमें जो सही उत्तर है वह है यह बी, रेन फेल्योर। अगर बरसात अ, जो है वह सही से नहीं होती है तो उसके कारण सूखा आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। भारत में तो और ज़्यादा है, क्योंकि भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं, है ना। तो रेन फेल्योर जो है सूखे के लिए महत्वपूर्ण कारण है। अगला जो क्वेश्चन है, डेजर्टिफिकेशन ऑफ कावेरी इज कास्ड बाय। कावेरी जो नदी है वह सूखती जा रही है ना। वो क्यों सूखती जा रही है? या कावेरी के आसपास का जो क्षेत्र है उसका डेजर्टिफिकेशन होता जा रहा है, मरुस्थलीकरण होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास जो नदी जहाँ से प्रवाहित हो रही है कावेरी, उसके आसपास के क्षेत्र का डिफॉरेस्टेशन हो जा रहा है ना। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है जनसंख्या बढ़ने के कारण, राइजिंग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, है ना। तो इन सब कारणों से, चाहे वनोन्मूलन हो, चाहे अर्बनाइजेशन हो जिसको कहते हैं शहरीकरण, चाहे एग्रीकल्चर और उद्योग के कारण बढ़ने के कारण हो, तो ये सारे कारण जो हैं कावेरी के आसपास के क्षेत्र में जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है उसके लिए क्या है? जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज इन्वायरमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे, उनके साथ में बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चंस भी हमने देखे। तो ये बहुत सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए लाभदायक होंगे, तो इसको देख लीजिए, है ना। और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।